नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। और यही जो आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं, दिखाते हैं उसको, उस पे फोकस रखिए। राहुल भट्ट जिसकी कल हत्या हुई, क्या उसकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो कश्मीरी पंडित था? सवाल तो यही है ना, आखिर क्यों आतंकवादियों ने उसको मारा? क्यों इतने सारे कश्मीरी पंडित अब आंदोलन करने पर उतर आए हैं? सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीरी पंडित हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको लगा कि अब वो अपने जो उनका स्थान है, जो उनका घर है, वहां जाकर के रहना चाहते हैं। कौन जिम्मेदार है इस हत्या के लिए? आप आतंकवादियों पर तो दोष जरूर डालेंगे, जो कि उनकी गलती है, लेकिन वो माहौल क्यों नहीं दे पा रही है वहां की सरकार या वहां का प्रशासन, जिनके आश्वासन पर राहुल भट्ट और तमाम और लोग कश्मीर वापस आए और वहां नौकरी करनी शुरू की? क्या पूरा मामला है, आइए आपको वो बताएं। बडगाम में क्या हुआ? कल एक कश्मीरी पंडित की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। तहसीलदार दफ्तर में घुसकर राहुल भट्ट को गोली मार दी गई। आतंकवादियों ने चदुरा गांव में टारगेट किलिंग की। मौत के बाद गुस्साए लोगों का आज प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। बडगाम हत्या के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। अब क्या निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं? तमाम बातें बोली गई हैं कि अब आर्टिकल 370 हटने के बाद एक माहौल बने, कश्मीरी पंडित अपने घर लौटें, लेकिन क्या वो अभी भी निशाने पर हैं? 6 महीने में 3 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है। दरअसल अक्टूबर में घाटी में निशाने पर कश्मीरी पंडित, आतंकी हमलों में 2 लोग घायल भी हुए थे। अक्टूबर में 5 दिनों में 7 आम नागरिकों की भी हत्या हुई थी कश्मीर में। आइए अब आपको बताते हैं वहां जो प्रदर्शनकारी थे, आज जो आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारे उसमें से कश्मीरी पंडित भी थे। उन्होंने एनडीटीवी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। सरकार आखिर क्या चाहती है? जब राहुल भट्ट को सरकारी दफ्तर में नहीं बचाया जा सका, तो सोचिए हम लोगों का क्या होगा। सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम हुई। ये सवाल पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित खुद, और पूछ रहे हैं अपने ही प्रशासन से, जिनके आश्वासन पर वो अपने घर लौटे। आतंकवादी इसके लिए जिम्मेदार जरूर हैं, लेकिन सुरक्षा बनाए रखने के लिए और राहुल भट्ट को ना बचाने के लिए क्या ये सवाल प्रशासन से नहीं पूछे जाने चाहिए? तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल है वो सीधा सीधा यही है कि क्या इसीलिए घाटी वापस लौटे थे कश्मीरी पंडित? सीधा सवाल। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों पर जाएं, आइए आपको सुनाते हैं नजीर मसूदी ने जो रिपोर्ट फाइल की और लोगों से बात की। हम कश्मीरी है, हमारे रूट्स यहाँ के, हम कहीं बाहर के नहीं। हमारे रूट्स यहाँ के, हम यहाँ काम करें। मेरा इतना ही कहना है, गवर्नमेंट आज तक ना कोई सपोर्ट कर पाई, ना कोई हमारी सेफ्टी के लिए, ना कुछ। हमने काम करा, ये मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ है, हमारे मॉर्निंग में साथ है, हमारी खुशियों में साथ है, हम इनके साथ रह रहे हैं, ये हमारे साथ रहे। मुझे यही कहना है कि गवर्नमेंट का आखिर प्लान क्या है, गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। कल राहुल जी को वो ऑफिस में, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में नहीं बचा पाए, तो हम जैसे लोगों को जो कश्मीर वैली में ओवरऑल गुलमर्ग, पहलगाम, अनंतनाग, साउथ, उड़ी, गुरेज तक हमारे लोग हैं सर, हमारे इंजीनियर्स, हमारे पैकेज, कश्मीरी उन मुसलमान लोगों को जो सेफ्टी ने, तो हम लोगों को क्या है सही सर? बात। ये इल्तिजा करता हूँ तमाम मुसलमान कश्मीरियों से जी, जी। कि जुम्मा का दिन है, आ जाइए और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए। और यहाँ पर जो हुकूमत है वो टोटली फेल हो चुकी है इनको प्रोटेक्ट करने में। और ये जो मजिस्ट्रेट के अंदर जो बंदा मारा जाता है, तो बाकी जो बाकी एरिया है, बाकी जगह जो कश्मीरी पंडित है, जाएगा कहाँ? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। एसपी वैद, आप पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। महेश वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी। इरफा जान, प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और राघव अवस्थी, आप आरएसएस समर्थक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले वैद साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं और सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आतंकवादी इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सवाल राहुल भट्ट के परिवार वाले और वहां जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं वो प्रशासन से पूछ रहे हैं। आपको लगता है कि एक जो माहौल बनाने की बात थी अब तक, यानी कि अगस्त 2019 से पहले सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता था,
एक ऐसे वातावरण की वजह की मौजूदगी जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित वहां नहीं आ पाते थे। 2019 के बाद सरकार का दावा यह है कि अब वो वातावरण बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यह हुआ। आपको क्या लगता है इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहां चूक रह गई? संकेत, कश्मीरी पंडित हो या बीजेपी के वर्कर हो या जो लेबर हो, ये एक ऐसा जख्म है जिसको टेररिस्ट जो है हमेशा एक छुरी से कुरेदते रहेंगे, क्योंकि इसकी तकलीफ एकदम सरकार को पहुंचती है। यहां तक 19 के बाद एक माहौल की बात है, उसमें बहुत सारे, अगर आप देखें, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए और इसमें कोई शक नहीं, कुछ पैरामीटर्स में बहुत आपने देखा चेंजेस आई। पत्थरबाजी, लड़के रेडिकलाइजेशन कम हुई, लड़के ज्वाइन कम करने लगे, वेपन्स की कमी हुई, हुर्रियत जो हर बात पे छोटी छोटी बात पे काल देती थी, उन चीजों में बहुत फर्क आया। लेकिन ये जो कश्मीरी पंडित जो थे, एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत इनको सरकारी दफ्तरों में तैनात किया गया। माइनॉरिटीज को एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज में था, उसमें जगह जगह इनको लगाया गया। अब हर सरकारी ऑफिस प्रोटेक्टेड नहीं होता है, तो इस तरह से तो ये सॉफ्ट टारगेट बनेंगे और इनको मारते रहेंगे टेररिस्ट। मैं ये समझता हूं कि इसमें सरकार को एक कंपोजिट प्लान बनाना चाहिए कि किस तरह से हम कश्मीरी पंडितों को, क्योंकि इसमें कोई डिनाइंग नहीं है और वहां के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम है वो भी इनसे हमदर्दी रहते हैं और जानते हैं और वो चाहते भी हैं ये वहां रहें, तो इनका भी वहां, ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, इनका रहना जरूरी है वहां। तो इसके लिए कंपोजिट प्लान बनना चाहिए। ऐसे नहीं, नी जर्क नहीं होना चाहिए कि आप इनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज में रिक्रूट कर लें, किसी को क्लर्क, किसी को टीचर और जगह जगह ऑफिस में वैली में लगा दें, तो ये तो सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे टेररिस्ट। और टेररिस्ट को मालूम है जब इनको सॉफ्ट टारगेट है, आपको ना एनकाउंटर में टेररिस्ट खुद मारे जाते हैं, उनके वेपन से कम होते हैं, उनका मोरल डाउन होता है। ये तो एक दो आदमी पिस्टल लेके जाएं और इसको मारे, इसका एकदम आप देखिए किस तरह का डर का माहौल पैदा होता है और इस सारी जो एक प्रक्रिया बन रही है उसका तैश नैश हो जाता है। तो ये जो हैंडलर है पार, वो इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए अगर पूरा मकसद जो मैं समझ पा रहा हूं वो यही था कि मेन स्ट्रीम में किस तरीके से एक आम जिंदगी, जैसे कि एक कश्मीरी पंडित का हक है अपने घर जाकर के एक आम जिंदगी जीना, अगर एक स्पेशल जगह बना करके या स्पेशल आप जो बोल रहे हैं प्रोविजन करके होगा, तो फिर वो घुलेंगे मिलेंगे कैसे? वो कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल संकेत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें आप इस तरह से अगर आप इनको छोड़ देंगे तो ये टारगेट होते रहेंगे। तो आपको इनसे डायलॉग करना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर के, उनसे बात करनी चाहिए और इनका एक कंपोजिट प्लान सोचा समझा बनाया जाना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ से आप रोक नहीं सकते, क्योंकि कश्मीर में हजारों दफ्तर हैं और हर दफ्तर में प्रोटेक्शन नहीं होती है। और चलो जहां ये रहते हैं कश्मीरी पंडित, तो जहां जहां इनको रिहाई रखा है, जो इनकी कॉलोनीज हैं, बहुत सारी जगह हैं, उनको प्रोटेक्ट किया है, लेकिन उसने दफ्तर जाना है, टीचर ने स्कूल जाना है, क्लर्क ने तो उसका क्या प्रोविजन है? तो इसमें एक बहुत डिटेल्ड बातचीत करने के बाद एक इसका प्लान बनना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट सिस्टमैटिकली करना चाहिए, ये मेरा मानना जी। अब मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाना चाहता हूं, महेश वर्मा, राघव अवस्थी और इरफा जान, एक एक करके। महेश जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने सुना वहां जितने कश्मीरी पंडित थे जो आंदोलन कर रहे थे आज, उन सबका एक ही सवाल है, क्या इसलिए लौटे थे? इसलिए नहीं लौटे थे, ये इनकी जान मान की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करेगी संकेत जी, और मजबूती से करेगी। और ये चुनौती जो है हमेशा ये पेश कर रहे हैं हमारे लिए, और इस चुनौती का सामना भी हम डट के कर रहे हैं।
इसके लिए हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों नहीं देने की जरूरत है? नहीं, निश्चित रूप से वो इसलिए क्योंकि जो हमारा सामर्थ्य है, जिस तरह की, जिस शिद्दत के साथ, जिस जुनून के साथ, जिस मकसद के साथ हम आज पाक अभी आपने वैद साहब की बात सुनी, अभी आपने वैद साहब की बात सुनी, आप अपना शिद्दत आप दिखाते रहिए, लेकिन अगर उस चक्कर में कश्मीरी पंडित मार दिए जा रहे हैं तो उनके परिवारजनों को आप क्या बोलेंगे कि हमारी शिद्दत पूरी है? नहीं, इस तरह की जघन्य हत्या, इस तरह के कायराना अपराध और इस तरह के जिस तरह की चीजें ये क्रिएट की जाती है, राहुल भट्ट की हत्या जो है वो महज इस कारण नहीं किया गया कि वो कश्मीरी पंडित है, बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि एक माहौल बनाया जाए। एक पाकिस्तान से जो चीजें चलती है, इस हत्या के पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इस हत्या के पीछे वो मनोबल भी है जो हमारे यहाँ के ही राजनीतिक पार्टियां जो है उसको कहीं ना कहीं प्रश्रय देती है। जो हम ये तो आप देखिए नया एंगल ले आए महेश जी। यहाँ सवाल आपसे, संकेत जी, वहां पर किसके प्रशासन किसका है? अगर राहुल भट्ट की हत्या के पीछे आप सिर्फ एक कारण ये समझते हैं कि ये कश्मीर एक साधारण राज्य है जो भारत के अन्य राज्यों की तरह है, जहां पे एक हिंदू की हत्या होती है और उससे उबाल लिया जाता है, ये बात नहीं है। इस हत्या के मेरा बस ये कहना है कि आप वहां पर सिर्फ यही हो सकता है जो आपके समर्थक कि हमारी फेलियर राहुल भट्ट के परिवारजन मैं आपसे और कश्मीरी पंडित, एक सेकंड दीजिए, जो आपसे उम्मीद रख के अपने घर लौटे, उनको आप क्या जवाब देंगे? ये कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं जी? नहीं, देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि राहुल भट्ट की हत्या करके मुझे ये बता दीजिए कि राहुल भट्ट की हत्या के पीछे क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ यही मकसद हो सकता है कि वहां में सरकार फेल हो गई, प्रशासन फेल हो गया, या राहुल भट्ट जो है एक ऐसा टारगेट था जिसको मार के आतंकवादियों ने बहुत कुछ अचीव किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है कि अगर ये कोई आप सही कह रहे हैं, सामान्य राज नहीं है। राघव अवस्थी नहीं, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मुझे इरफा जान जी के पास जाना है। इरफा जी, देखिए ऐसा है, ये और कोई राज्य होता तो वहां की जो पुलिस है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, वहां की पुलिस से सवाल पूछा जाता। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है, तो जाहिर सी बात है सवाल किससे पूछा जाएगा? सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल मैं किससे पूछूं? आप बताइए, किससे पूछ दूं? देखिए, ये तो चाहते हैं कि आप सुरक्षा से के जो रिलेटेड सवाल हैं वो आप नेहरू से पूछें, वो आप उमर खालिद से पूछें, क्योंकि हमारी जो सरकार है ये अभी तक जवाब देने को तैयार नहीं है। जम्मू और कश्मीर में आज 8 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। पहले 5 साल पीडीपी की गवर्नमेंट के साथ, और अब करीबन 3 साल से ये डायरेक्टली रूल कर रहे हैं। और एज अ यूटी, जहां पे कंप्लीटली आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग द पुलिस डायरेक्टली होम मिनिस्टर जी के कमांड के अंडर है, कोई दूर दूर तक किसी और गवर्नमेंट का वास्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये हर किसी पे चुनावी मुद्दा बना के हर किसी पे उंगली उस पे भी खड़े करेंगे, इस पे भी इंटरनल दुश्मनी, क्योंकि इनको चुनाव के बगैर कुछ नहीं दिखता। दूसरा पॉइंट ये है कि आज सिर्फ राहुल भट्ट जी की मौत, और मैं मौत भी नहीं कहूंगी, निंदनीय हत्या कहूंगी, आज सिर्फ राहुल भट्ट जी की निंदनीय हत्या नहीं हुई है, आज रियाज अहमद जो एक पुलिस अफसर थे, हमारे जांबाज पुलिस अफसर, उनकी निंदनीय हत्या भी हुई है। तो सिचुएशन सिर्फ इस हिसाब से खराब नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, सरपंचों को मारा जा रहा है, पुलिस ऑफिसर्स को मारा जा रहा है, और हर किसी में यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा जा रहा है, और कोई भी सेफ नहीं है। और शायद ये टेरर अटैक्स से इसकी निंदा हम इसलिए इतनी ज्यादा भी करते हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टी, उसके करीबन 3000 वर्कर इसी तरह के टेरर अटैक्स में मारे गए हैं, और हजारों की तादाद में हम लोगों ने और भी अटैक्स सहे हैं, और उन अटैक्स में हमारे सीनियर मिनिस्टर्स थे, हमारे वर्कर्स थे, हमारे लीडर्स थे। जहां तक इनकी बात आती थी आर्टिकल 370 के बाद नॉर्मलसी होगी, वो होगा, इन्होंने हमसे वादा किया था कि आप अपने हम लोगों को हक दे दीजिए, आप अपने राइट्स दे दीजिए, आप अपना स्टेट गवर्नमेंट बनाने का हमको अधिकार दे दीजिए, हम आपको डेवलपमेंट देंगे, सिक्योरिटी देंगे। आज शर्म आती है कि हमारी सरकार जो है हम लोगों को, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को सिक्योरिटी देने में, आपने अपनी बात रख दी। अब मैं राघव जी के पास जाना चाहता हूं। राघव जी अब इंतजार करें। राघव जी, देखिए मकसद यहां पर हमने तुमने करने का नहीं है। पॉइंट यह है कि राहुल भट्ट की तरह तमाम लोग
सरकार के आश्वासन पर अपने घर वापस लौटे, नौकरियां की, सामान्य स्थिति करने की कोशिश की। और जैसे वैद साहब बता रहे थे कि कुछ हद तक माहौल सुधरा भी, बहुत सारी चीजें जो पहले होती थी वो होनी बंद हुई। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, अभी वैद साहब ने एकदम सटीक बात रखी है अपने पुलिस के अनुभव से। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से आप स्थिति सामान्य करना चाह रहे थे, शायद वो तरीका सही ना हो, आपको कोई और एक बेहतर रणनीति बनानी चाहिए थी। आप माने सरकार? पहले तो दो इसमें चीजें कहनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अगर राहुल भट्ट जी की हत्या हुई है और सरकारी दफ्तर में हुई है, तो सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी बात आती है, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो माहौल है जिसमें जो है एक साधारण जो कश्मीरी मुसलमान युवक होता है, उसको लगता है कि मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है और मैं उसको जाके गोली मार दूं, ये किसने क्रिएट किया? अब जब यासीन मलिक जैसे लोग पिछली सरकार के समय मनमोहन सिंह जी से जाके दफ्तर में मिला करते थे, ये भी जो है सबने फोटो देखी है। उसके बाद जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी आज जो है कश्मीरी पंडितों के हक में बात करी, उनका तो 1930 से इतिहास है कि जब भी जो है ये लोग फुटबॉल मैच पे इन लोगों का होता था, उसके बाद दंगे में कश्मीरी पंडित बेचारे मारे जाते थे। फिर 1947 के बाद कश्मीरी पंडितों की जमीन वगैरह सब कुछ छीन ली गई। तो ऐसे लोगों से हम कश्मीरी पंडितों के साथ कैसे उनकी सुरक्षा करें? राघव जी, मेरा सवाल, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, लिमिटेड सवाल, ये तो इतिहास की बात हो गई, अब तो आपकी सरकार है ना। मैं किससे राहुल भट्ट की मौत का सवाल मैं किससे पूछ दूं? आप बताइए, आप मुझे बताइए मैं किससे पूछूं? मैं तो दोनों चीजें कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई जो सरकार है उसकी जो है, मैं तो कहता हूं गलती है, इसमें कोई भूल तो हुई है सरकार की तरफ से, कोई इसमें डाउट नहीं कर रहा। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन का माहौल है, जिसमें कश्मीरी पंडितों को यह माना जाता है कि वो क्योंकि जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी का धर्म नहीं फॉलो करते, उनका जो है कभी भी कत्ल किया जाता है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये मानसिकता आती कहां से है, कौन लोग हैं जिन्होंने इस मानसिकता को एनेबल किया है, और कौन लोग हैं जिन्होंने इस मानसिकता को जो जन्म हुआ है उसको उसमें मिडवाइफ का काम किया, कौन लोग थे दिल्ली में बैठे हुए? तो ये सवाल भी जनता पूछेगी। जल्दी से इरफा जी आपका जवाब पूछा जाएगा। जल्दी से जवाब। पहली बात तो यासीन मलिक जी जो है वो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, यासीन मलिक, ठीक है ना, वो बहुत सारे यासीन मलिक जी, चलिए आप यासीन मलिक आपके आदरणीय हो सकते हैं, आपकी पार्टी की मानसिकता है कि जो एयरफोर्स अफसर को गोली मारे वो आदरणीय है। आई कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, ओके? मैं चुप हो गया, बस यासीन मलिक जी आपने बोल दिया, अब मैं चुप। कैन आई प्लीज स्पीक? यार ये गुंडागर्दी क्या कर रहा है यहाँ पे, यू नो? पहली बात तो यासीन मलिक जी जो है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से मिलते थे, इंक्लूडिंग एनडीए, और एनडीए के लीडर से मिलते थे। जेकेएलएफ ने कितना ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्डर को टारगेट किया है और हमारे कितने लोगों को मारा है, ये कोई भी इंसान जिसको बेसिक नॉलेज हो जम्मू और कश्मीर की उसको पता होगा। इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आपको तो है भी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं तो बोलता हूं, मैं बहुत अज्ञानी हूं। व्हाट इज दिस गुंडागर्दी मैन? एक एक करके राघव जी प्लीज। संकेत, कैन यू प्लीज लेट हिम? नहीं, एक एक करके। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने लीडर्स जो है मारे गए हैं इन्हीं तरह के टेरर अटैक्स में। जिसको एबीसी पता होगा जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स का, ही विल नो। इनफैक्ट 3000 का तो हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट है विद इंक्लूडिंग सीनियर मिनिस्टर्स। दूसरी बात, ये कौन सी मानसिकता है? आज जब आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट कश्मीरी पंडित्स के साथ हो रहे हैं, ये सिर्फ कश्मीरी पंडित्स प्रोटेस्ट में नहीं है, वहां कश्मीरी मुस्लिम्स भी प्रोटेस्ट में है और कश्मीरी पंडित साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो है, अगर आप बार बार हम लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम लोगों ने इन लोगों को, इन टेररिस्ट को वोट नहीं दिया है। अगर हम जाके इनको वोट देते, अगर हम जाके इनको फूलों की माला चलाते, जिस तरह जयंत ठाकुर ने चढ़ाई थी जब उन्होंने गौ हत्या के मामले में कुछ लोग जिम्मेदार थे, तो आप कहते कि ये तो मानसिकता है। सर, टेररिस्ट और क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल हर कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन अगर इन क्रिमिनल्स को हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट होता तो हम भी लाइन में लग जाते, बहुत सारे लोगों की तरह इनको वोट कर दे, हम भी इनके आगे पीछे इनके नारेबाजी करते हैं, हम भी इनको पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं। हमने इनको पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाया। मेरे पास वक्त कम है, राघव अवस्थी जल्दी से।
मैं बस खत्म करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो जो है इफ्रा जी ने यासीन मलिक का जितना आदर करती हैं, यासीन मलिक जी उन्होंने बोला, पहली बात तो ये मैं तो हर पता किसी चल को गया जी इनको बोलती कितना हूँ। यासीन I मलिक से always जो है use the word लगाव है। जी। Again, दूसरी I चीज मैं always कहना use the चाहता हूँ word अच्छा देखिए, ये सिन्हा जी और का जो चैनलों जैसी केस बहस था, ना बनाएं, इसको पॉइंट पर आइए। हाँ, जयंत सिन्हा जी का जो केस उन्होंने बताया, तो जयंत सिन्हा जी के केस में तो ऐसा हुआ था कि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिली थी, हाईकोर्ट ने उनको बेल दी थी, बिल्कुल तब evidence उनको जो है नहीं माला था। चढ़ाई गई थी। और उनको जो हम ही ने तीसरी चीज मारा है, मैं था। ये कहना उनको चाहता हम ही हूँ, ने मारा कश्मीरी था। मुस्लिम की बात करी जा रही है, कश्मीरी हिंदुओं को जो आप मारा लोग वो वोट कश्मीरी देते हैं मुसलमानों ने अपने ही मारा, उनके पड़ोसियों ने ही आप नहीं लोग मारा। वोट देते मैं हैं नहीं गया था, या हमारे अपने परिवार से कोई नहीं गया था वहां हम पे ये वोट सब नहीं करने। देते तो एक्सट्रीमिस्ट कहीं ना को। हम कहीं लोग जो वोट है नहीं जिम्मेदारी देते आपको भी लेनी पड़ेगी। हम लोग ये जो सपोर्ट नहीं मानसिकता करते है कि जस्ट बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट को। कश्मीरी हिंदू हम हिंदू लोग है वो आप कश्मीर लोगों में की रह तरह नहीं सकते, एक्सट्रीमिस्ट और नहीं अगर वो support होंगे चलिए, तो हम मुझे यहाँ गोली पर मार बीच में आना देंगे। पड़ेगा। इस तरीके की बहस मुझे नहीं लगता है कि राहुल भट्ट के परिवार को पसंद आएगी, क्योंकि आज बात हो रही है उम्मीद की। और अगर आगे की बात करें, अगर उम्मीद से भरा हुआ अगर कश्मीर बनाना है, तो आज जवाब देना पड़ेगा उस परिवार को भी और उन सारे कश्मीरी पंडितों को भी जो इस उम्मीद से वहां पर हैं कि वो अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। क्या वो रह सकते हैं? क्या ये आश्वासन सरकार दे सकती है? जवाबदेही आप ही की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और मोहाली में हुए धमाके के मामले में पंजाब के डीजीपी ने कहा है कि इसकी साजिश लखबीर सिंह लंगड़ा ने रची थी। धमाके के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। तो इसका मैं दसना चाहांगा दैट मेन पर्सन जिहड़ा की कॉन्स्पिरेटर कह सकते हैं, जिसने सारा कुछ लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज की है, वो हैगा लखबीर सिंह लांडा। लखबीर सिंह लांडा ये तरनतारन जिले का रहने वाला है। लांडा ये गैंगस्टर होंदा सी और 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ। 2017 he shifted to Canada. He is a close associate of ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ that he is in the close proximity of Wadawa Singh and Pak ISI, and he operates from Pakistan. So Rinda and Landa, this axis, so we can see that BKI and gangster, ये जरा एक्सेस है इन्होंने मिलके किया है, एंड ऑफ कोर्स विद द बैकिंग ऑफ पाक ISI. उदयपुर में आज से शुरू हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस को सुधारों की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें निजी इच्छाओं को टालना होगा। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब समय है कर्ज उतारने का। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने हिंदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदी बोलते हैं वो तमिलनाडु में पानी पूरी बेचते हैं। पानी पूरी मतलब गोलगप्पा, पानी का बताशा। किसी ने कहा कि अगर हिंदी सीखेंगे तो नौकरी मिलेगी। क्या आपको नौकरियां मिल रही हैं? जाइए और कोयंबटूर में देखिए, वे पानी पूरी बेचते हैं। यह उनका बयान था। There are two languages, one in Tamil, one in English. English is an international language. Tamil is a local language. Two languages are there. Anna has told, அவர் ஒரு உதாரணம் சொன்னார், பூனை போறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. அந்த பூனை போற வழியிலேயே, ஏன்னா ரொம்ப பேர் சொன்னாங்க ஹிந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்கும். கிடைக்குதா? ஹிந்தி நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் பாருங்க, பானிபூரி வச்சுக்கிறோம். எந்த கடை யாரு? எல்லாம் அவன் தான்.